नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। सभी भाइयों का, बहनों का एवं अपने प्रिय दर्शकों का, मित्रों का आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एडमिशन एग्जाम फॉर इन द कॉलेजेस ऑफ अक्रॉस द नेशन इंडिया, स्पेशली for the admission in BTech, B architecture, B planning courses. Now it is a big update for all of you, especially all of the Indians and outsider also, because these people are also prefer to give JEE mains for the admission in engineering colleges in India. देखिए दोस्तों, आपको साफ साफ बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपके जेई मेंस 2024 का रिजल्ट आउट कर दिया है एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये पूरे देश भारत में अपने अपने सेंटर रख के इस एजेंसी ने आपके एग्ज़ाम करवाए, और ये एजेंसी ही हर बार दो सेशन करवाती है आपके, सेशन 1 सेशन 2, जनवरी अप्रैल 2023-24, इस तरीके से चलता रहता है हर साल। और ये एग्ज़ाम होता है भारत देश के लोगों को स्पेशली, और बाहर के लोगों को भी, दूसरे कंट्री के लोगों को भी ये एक अलावेंस होती है कि आप इस एग्ज़ाम को देकर आप डायरेक्ट अपने ड्रीम कॉलेजेस, स्पेशली एनआईटी, वीआईटी जैसे कॉलेज, एनआईटी जैसे कॉलेज, बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज, या फिर आईआईटी, या फिर उससे भी बड़े बड़े मशहूर और महत्वपूर्ण कॉलेजेस, जो एक ऐजी जो कि एक ऐसी एक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं इस कोर्स के दौरान, जिससे कैंडिडेट पढ़ने लिखने के बाद इन कोर्सेज़ को एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग फील्ड में एक अच्छी जॉब लेता है, एक हायर प्लेसमेंट के साथ, एमएनसीज द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, या फिर वो एक्सप्लोर करके वहीं से बहुत कुछ सीखने के बाद वो इंजीनियरिंग फील्ड में भी खुद से अपने बिजनेस को भी वहाँ से आगे बढ़ा सकता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर स्कोर लाइव कर दिए गए हैं, आप अपने स्कोर कार्ड जेई मेन सेशन 2 अप्रैल 2024 के देख सकते हैं। प्लस आपके साथ इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, इस बार कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने लोगों ने टॉप कराया, और इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है 2024 की। मतलब ये है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एनआईटीज़ के लिए। मतलब अगर आप एनआईटी अगरतला जा रहे हो, एनआईटी त्रिची जा रहे हो, एनआईटी वारंगल जैसी जगहों पे जा रहे हो, ठीक है, या एनआईटी कालीखत एक जगह है, या एनआईटी जो भी आपकी जो लिस्टेड एनआईटीज़ हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेने जाते हो, मेंस के बाद आप एडवांस नहीं देते हो, तो आपको बता दूं कि आप कौन सी एनआईटी प्रेफर कर सकते हो। मैं इसमें आपको कट ऑफ बताऊंगा एनआईटीज़ की। कट ऑफ बेसिकली ये होती है कितने मार्क्स या कितने परसेंटाइल पर, या फिर कितने रैंक वाले कैंडिडेट्स को एनआईटीज़ अपने वहाँ एडमिशन दे देंगे। अगर उसके आगे पीछे की रैंक आपकी है, उसके रेंज के बीच में नहीं है, तो आप अपने चांस उस यूनिवर्सिटी में, स्पेशली उस इंस्टीट्यूट में कम समझें। आप ना समझें कि आपके चांस है उस इंस्टीट्यूट में आपको एनआईटी वो एडमिशन देगी उस कोर्स के लिए, ठीक है। इसमें कट ऑफ हर एनआईटी अपने अपने जो भी कोर्स करा रही है, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी इंजीनियरिंग वो करा रहे हैं, आईटी या सीएसई, जो भी वो लोग करा रहे हैं, उसकी कट ऑफ वो लोग अलग अलग निकालते हैं। आप देखोगे कुछ दिन के अंदर आपको कट ऑफ वगैरह दिखेगी सेम वही। उसके बाद आपको काउंसलिंग, आपकी यहाँ पर जोसा नाम की एक काउंसलिंग बॉडी है, वो इसमें काउंसलिंग होल्ड करती है आपकी जेई मेंस के बाद, और उनके द्वारा आपकी यहाँ पर एक काउंसलिंग चलेगी। तो आप उधर काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें, और आपका रिजल्ट आया, जिसका भी अच्छा खासा रिजल्ट है कमेंट में बताएं, और जिसका रिजल्ट ऐसा है कि भाई चलो हम नेक्स्ट अटैम्प्ट डालेंगे, तो वो भी अब ज़रूर बता सकता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 12th क्लास अपीयर्ड या 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। मतलब आप स्कूल में 12th क्लास में हो या आप पास आउट हो, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और इस एग्ज़ाम को देने के साफ साफ फ़ायदे यही हैं कि आप अगर इस एग्ज़ाम को देकर निकालते हो, तो आप एक अच्छे कॉलेज में बीटेक के कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, या फिर आप एक बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकोगे। दोनों कोर्स के एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, याद रखना। बीटेक के हर कैंडिडेट को सेम पेपर देना पड़ता है, सेम उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहता है, चाहे वो सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का, इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो, उसका जो भी कोर्स है उसका सिलेबस सेम रहेगा। फ़र्क इसमें जब आ जाता है, जब आप भी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग जैसे कोर्स करते हैं, तो वहाँ आपके सिलेबस में डिफरेंस आता है। तो सभी भारतीयों का स्वागत है, स्पेशली भाइयों का, बहनों का, एवं अपने प्रिय सभी लोगों का, स्पेशली दूसरे देश के लोगों का भी रहेगा स्वागत इसमें, क्योंकि ये अक्रॉस द वर्ल्ड, आप दूसरे देशों से भी इस एग्ज़ाम को देने आते हो इंडिया, या अपने ही देश में सेंटर अगर रहते हैं तो आप वहीं से भी दे सकते हैं इस पेपर को। और ये पेपर अगर अच्छे मार्क्स से आपका निकलता है, तो आप इंडिया देश के बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, स्पेशली एनआईटी, आईआईटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो एडवांस का एग्ज़ाम का स्केड्यूल है वो आ चुका है, एक बार उसको चेक करें 2024 का एडवांस कब होना है, और
उसके हिसाब से प्रिपरेशन रखें इस बार के पेपर की, जेई एडवांस 2024। ये भारत सरकार में एजुकेशन विभाग की मिनिस्ट्री जो है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इसका स्केड्यूल निकालती है, वही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का पूरा प्रोसेस एनटीए को सौंपती है। और उसके बाद इसके मतलब कि आप ये समझिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है सारा प्रोसेस, और आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ सरकार द्वारा हो रहा होता है, ठीक है। ये लेकिन आप याद रखें, ये ना कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा इसके स्कोर के भी पर, आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी डायरेक्ट पहुँच पाएंगे। मतलब आप इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको वीआईटी हो गया या बिट्स पिलानी हो गया या कोई ऐसे प्राइवेट एमआईटी नोएडा हो गया या फिर जो भी हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस, वो तो डेफिनेटली एडमिशन देंगे अगर आपके एक अच्छे स्कोर कार्ड हैं, अच्छे स्कोर मार्क्स हैं स्कोर कार्ड में, तो आपको वो डेफिनेटली वो अपने वहाँ एडमिशन देंगे ही देंगे। प्राइवेट कॉलेजेस आसानी से दे देंगे, लोअर मार्क्स पर भी दे देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आप इधर से जा सकते हैं उस तरफ में। तो इस वीडियो में हम आपका रिजल्ट डिस्कस करेंगे, रिजल्ट का पूरा नोटिस प्लस आपके स्कोर कार्ड को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी कट ऑफ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक वेबसाइट द्वारा आर्टिकल है, उसको लेकर हम पूरी कट ऑफ आपको बताएंगे कि भाई पिछले साल किस तरीके से कट ऑफ गई। ये नहीं बता रहे, इस साल की कट ऑफ आपको बताएंगे कि कितनी होगी, ठीक है। उसी के आसपास आप कट ऑफ देखेंगे अपनी, और अगर आप उस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर माने, और आप माने कि आपको कॉलेज मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है जिस कॉलेज के बीच की कट ऑफ आपके उसके अंदर आ रही है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स का हम यहाँ रिजल्ट भी चेक करके आपको बताएंगे, भाई देखो इस कैंडिडेट का ऐसा ऐसा रिजल्ट रहा है, जिससे कि आप अपने रिजल्ट को भी चेक कर सके। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं, उसके रिजल्ट भी चेक होंगे और रिजल्ट का नोटिस डिस्कस होगा, प्लस कट ऑफ वगैरह डिस्कस होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप प्रेफर कर सकते हैं कि आपको कौन सा एनआईटी वगैरह मिलेगा। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप एक टॉप रैंकर्स हैं, आप एक ऐसे कैंडिडेट है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं पूरे ऑल ओवर 300 मार्क्स में से, तो आप ऐसे में ये करना भाई, एडवांस का फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना ज़रूर। एडवांस का एडमिशन वहाँ से अगर मिलता है तो एक अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 4 साल का कोर्स कराया जाता है बीटेक का, आप एनआईटीज़ में जाते हैं ये 4 साल का कोर्स चलता है आप लोगों का। 4 साल मतलब आपका लगभग आप मानिए कि आप 365 क्रॉस 4 यानी करीबन करीबन आप अपने जो यहाँ पर लाइफ के टाइम को दे रहे हैं, तो वो आप देखेंगे तो करीबन करीबन आपको पता लगेगा कि आप यहाँ पर जो समय दे रहे होंगे वो लगभग 1400 दिन से भी ज़्यादा आप अपना समय इधर इधर इन कॉलेजेस में देते हैं। 350 इंटू 4 यानी कि करीबन आपको मिलेगा 1400, तो आप देखेंगे तो 1400 प्लस डेज आप अपने इधर लाइफ में देते हैं 4 साल के लिए इन कोर्सेज़ के लिए। और उसके बाद भी अगर आप एक 50 लाख 1 CR या उसके ऊपर की प्लेसमेंट उठाते हैं तो बेस्ट है। हालाँकि मैं तो कहूँगा इससे बेस्ट तो यूट्यूबर ज़्यादा है। अब देखिए आप इन कोर्सेज़ में इधर जा रहे हैं, ठीक है, इन कोर्सेज को करोगे 4 4 साल लगाओगे, उसके बाद भी प्लेसमेंट मिले ना मिले, उस लेवल का मिले ना मिले कुछ नहीं पता। लेकिन आप एक यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर पर किसी भी टॉपिक पर कंटेंट देके महीने भर के लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों तक के रुपए बना सकते हैं, जैसे कि लोग बना भी रहे हैं। आपको पता है काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो पर मंथ में करोड़ों रुपए बनाते हैं, सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर बनकर यूट्यूब पर वीडियोस डालकर वो लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ना कि सिर्फ इसमें जो है अलग से कुछ गैजेट या टेक्नोलॉजी वाले क्रिएटर्स हैं, ना कि सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन वाले क्रिएटर्स हैं, बस बल्कि एक एजुकेशन फील्ड के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन से पर मंथ करोड़ों का रुपये बनाते हैं, फिर भी अपने कोर्सेज को रुपये में देते हैं। मैं देयर मैं यहाँ पर किसी को भी टारगेट तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे कि यूट्यूब पर भी ये ऑनलाइन में भी आपको पढ़ाने के लिए रुपए चार्ज करते हैं। काफ़ी ऐसे आपको दिख जाएंगे, काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ऐसे चैनल वाले खासकर, और स्मॉल चैनल वाले भी आपको दिखेंगे जो ऐसा कर रहे हैं कि एजुकेशन तो दे रहे हैं, उनको पता है कि उनकी यूट्यूब वीडियो से ही इतने अच्छे खासे उनके रुपए बनने वाले हैं, फिर भी उसके बाद भी आपको कोर्स के रुपए उनको अलग से बनाने होते हैं। वो कोर्स और आपको कहेंगे कि भाई इतने का कोर्स है सिर्फ, और इस तरीके के रुपए वो लोग बनाने का ट्राई मारते हैं। मतलब आप समझिए ये नॉट इवन ये किसी को टारगेटेड नहीं है। हालांकि समझने वाले समझ गए होंगे अपने आप, लेकिन आप खुद समझिए, एक तरफ कहते हैं कि हम आपको पढ़ाने की बात कर रहे हैं और हम सारा कुछ आपको फ्रीली दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कोर्स की कुछ अमाउंट ऑफ लेते भी हैं आपसे। हालांकि ऑनलाइन में भी वो आपसे चार्ज करते हैं, जबकि यही चीज़ लोग फ्री में भी देते हैं। आप सोचिए, जब आपका यूट्यूब पर चीज़ डल रहा है तो यूट्यूब पर जब सब लोग देखेंगे ही तो वहाँ से आपको अर्निंग आना ही है। तो अगर आपको सही में भला करना होता तो आप उसको फ्री रख के भी लोगों का भला कर सकते थे, बट आप ऐसा नहीं करते। आप ऐसे में क्या करते हैं, आप अपने कोर्सेज नाम से बताते हैं उस चीज़ को, जबकि आपको भी पता है कि आप इंटरनेट
इंटरनेट से पीपीटी उठाओगे, क्वेश्चंस एमसीक्यू जानकारी बताते हुए आप बड़ी आसानी से अपने ही वहीं पे स्क्रीन पर ही लैपटॉप पर या बड़े बड़े इसको बड़े बड़े जो पैनल होते हैं आप लोगों के डिजिटल बोर्ड्स वगैरह, उस पर आप प्रेजेंट करके लोगों को चीज़ें समझा दोगे, जो आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि आप एक एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, आप सामने जानते हो कि लोगों को कुछ पढ़ना लिखना इतना अच्छा आता नहीं है। इस कारण आप करते क्या हो कि आप तो खुद स्क्रीन पर प्रेजेंट करके सब कुछ अपना रुपया बना लेते हो अच्छा खासा, और फिर भी सामने जो लोग देख रहे हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है उनसे आप लोग कोर्सेज के नाम से रुपए लेते हैं, फीस लेते हैं। भले ही वो फीस कम होती है, लेकिन आप ये सोचिए अगर उस कोर्स को कम फीस के नाम से भी बहुत लोगों ने लिया तो कितने रुपए उसमें चले गए लोगों के। ठीक है, हालांकि आपके यूट्यूब अर्निंग मिल रही है, यूट्यूब वाले आपको पैसे दे रहे हैं, ये आपको भी पता है, फिर भी आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी वीडियो देख रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्पेशली आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे कोर्सेज ये लोग फ्री दे सकते थे यूट्यूब पर, इनको कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये लोग करते हैं, ऐसा करते हैं ये लोग लोगों के बीच में। आपको अब मैं यहाँ पर अपने मेन बात पर इसलिए आता हूँ, मैंने ये सब बातें इसलिए कवर करी क्योंकि मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपका इस बार भी पेपर नहीं निकला है, उसके काफ़ी कारण ये सारे लोग भी हैं, काफ़ी कारण ये सारे लोग भी हैं जो कि कोर्सेज के नाम से आपसे रुपए ले रहे हैं, लेकिन आपको उस तरीके की एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, स्पेशली ये बात। और दूसरा इसके अंदर ये है कि आप जो आपका जेई मेंस इस बार का नहीं निकला आप अगली साल दोगे, मतलब आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ये सब लोग हो जितने भी संस्थान वाले हों, ये तो कह देंगे कि हमने तो आपको पूरा कोर्स कराया पढ़ाया वगैरह सब किया, आप क्लियर नहीं कर पाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हर किसी का है, सेम है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें दोस्तों कि आपका सिलेक्शन आप खुद ही करा सकते हो, कोई दूसरा नहीं करा सकता। मतलब आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप मान लीजिए आप फिर दोबारा इंस्टीट्यूट करोगे, जाकर पढ़ोगे और फिर कोचिंग करके वहाँ की फीस दोगे, मतलब आप तो डबल फीस दे रहे हो, आपको एक ही सीट मिलनी है, आप 4 बार लड़कर एक सीट लोगे, या आप एक बार ही लड़कर एक सीट ले लोगे तो वो आपके लिए अच्छा हो। मतलब यह है कि आप डायरेक्ट एक सीट को ऐसे ही ले सकते हैं एक बार की पढ़ाई में भी, और हो सकता है उसको आप 4 बार करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट की 4 बार फीस देनी पड़ेगी। बट इंटेलिजेंट वंस क्या करते हैं, इंटेलिजेंट लोग ये करते हैं इंटरनेट से जानकारियाँ निकालते हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई टूल्स बन गए हैं बहुत सारे, लोगों को पता नहीं है, फिर भी वो आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ से ही सारी जानकारियाँ पढ़ के वो लोग पेपरों को निकाल देते हैं। ठीक है, वो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। ये टॉप रैंकर्स होंगे इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडर होंगे। सेल्फ स्टडर मतलब ये होता है सेल्फ स्टडर्स। ठीक है, सेल्फ स्टडर्स मतलब जिन्होंने खुद से पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह की मदद नहीं ली, हालांकि इंटरनेट वगैरह की तो मदद हर कोई लेता ही है, लेकिन वो सेल्फ स्टडर्स हैं, यानी कि उन्होंने खुद इस चीज़ को स्टडी करके पढ़कर इस पेपर को निकाला है, वो भी टॉपर्स बन चुके हैं। ठीक है, हालांकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह करते हैं तो आप देखिए कि एक बार में अगर नहीं निकल रहा है इंस्टीट्यूट से आप दोबारा ना लें, आप ऑनलाइन इंटरनेट पर यूट्यूब वगैरह की जाकर वहाँ पर वीडियो वगैरह देख के समझें और अपने पेपर को निकालें, क्योंकि ये पेपर क्रूशियल तो है ही, इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन हार्ड भी है। ऐसा आप इसका सिलेबस वास्ट देखोगे, काफ़ी एक लेंथी सिलेबस है, इस वजह से लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं, बस ज़्यादा चीज़ें हैं, इस वजह से लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है ये पेपर। ठीक है, हालांकि कुछ फ़ायदा ये भी नहीं दिला रहा, इससे ज़्यादा तो कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए स्कोर कार्ड रिजल्ट वगैरह डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो सभी ध्यान से समझेंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे, ध्यान से सुनिए समझिए, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह करें, कमेंट करें, शेयर वगैरह करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, और इस बार का नोटिफिकेशन आप एक बार देख सकते हैं 24 वालों का, मैंने बताया था जेई मेंस वालों का नवंबर दिसंबर के समय, उसको चेक करो जल्दी से जल्दी, प्रिपरेशन करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपकी मैथ्स वगैरह मैं आपको करा दूंगा। बायोलॉजी आपके नीट्स में आ रही है, नीट के एग्ज़ाम में आ रही है, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपकी जनरली जेई में आती है। ठीक है, ये इंडिया के टॉप एग्जाम इसलिए क्योंकि और एग्जाम है ही नहीं, तो इन्हीं को टॉप मान लिया गया। अब देखिए प्राइवेट संस्था अपने अपने एग्जाम करा रहे हैं, सरकारी संस्थाओं ने एक कॉमन एग्जाम रख दिया, तो इसके अलावा टॉप का बात तो यही होगी कि 4-5 एग्जाम ही होंगे, तो हम उन्हीं में से किसी को टॉप करें, टॉप एग्जाम मानेंगे। आप खुद बताइए भारत देश में कितने एग्जाम है, ज़्यादा एग्जाम है ही नहीं। यूपीएससी है, एसएससी है, उसके अलावा आपके ये एनआईटी और ये जेई मेंस वगैरह के लिए एग्जाम होते हैं, नीट होता है, यूजी पीजी वगैरह बना दिया इस तरीके के। तो आप खुद सोचिए कि भारत देश में ज़्यादा एग्जाम्स है ही कहाँ, खुद सोचिए। ये ज़्यादा एग्जाम की संख्या नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ ही संख्याओं में से बता दिया कि ये टॉप एग्जाम्स है, जहाँ ज़्यादा मतलब जो लोगों से पेपर नहीं निकल रहा है, जिसमें लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, वही टॉप बता दिया। ये इस तरीके से डिज़ाइनेटेड बातें बताई जाती हैं। ठीक है,
जेई में 2024 डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मैं इसको क्लियर करता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। ये आप सामने यहाँ पर समझ लिए, सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रेस ने रिलीज़ कर दिया है इस चीज़ को, कह दिया है कि भाई 24 अप्रैल, आप देखोगे आज 25 है, ये कल नाइट में रिजल्ट आया था। अनफॉर्चुनेटली आपसे डिस्कस नहीं हुआ, अब आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे डिक्लेरेशन है, यहाँ पर रिजल्ट का एनटीए स्कोर बता दिए गए आप लोगों को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको पता ही है कि ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम करा रही थी, इसी वजह से ये लोग एक नॉर्मलाइज स्कोर देते हैं, मतलब आपको एक परसेंटेज नहीं मिलता, एक परसेंटाइल के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। जीओआई इसको करवाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एनटीए को दे देता है पूरी 2019 से, कि आप ही कराओगे इस एग्जाम को। यानी आज एनटीए को 6 साल हो गए इस पेपर को कराते हुए। 2024-25 एकेडमिक सेशन की बात करूँ तो एनटीए ने कंडक्ट किया इस एग्जाम को 2 सेशन में इस बार बताया, फर्स्ट सेशन सेकेंड सेशन, दोनों की गिवन डिटेल्स यही है कि अगर आप यहाँ पर, मैं आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। आर्किटेक्चर और प्लानिंग हमारा इस टॉपिक इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि उनका कोर्स का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, आपको पता होगा, मैंने उसके बारे में आपको बताया नहीं था, वो आपका वो अलग कोर्स है। यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो जेई मेंस एनटीए के अंदर सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला पेपर है, वो आप लोगों का यही है, जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वालों का है। पहले सेशन आपका 28 से 31 जनवरी और 1 फरवरी को हुआ। वहीं दूसरा सेशन आपका 4 से लेकर 9 अप्रैल इस बार महीने में हो गया, यानी 9 तारीख को पेपर इस बार के खत्म हुए थे, इसी महीने की 9 तारीख को। पेपर 1 वाज कंप्लीटेड कंडक्टेड। सीवीटी आपका एक कंप्यूटर पर होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्ट एनटीए के साथ डील साइन करती हैं, या फिर एनटीए खुद के सेंटर अपने अवेलेबल कराता है। इसमें कुछ अलग सिनेरियो है, इसमें एसएससी वाला नहीं है। एसएससी वाले क्या करते हैं, कंपनियों को टेंडर फाइल करवा के उनसे कह देते हैं आपको फाइनलाइज करके आपको पेपर करवाना है इस साल के सारे एग्जाम्स का। फिर हर साल वो टेंडर वगैरह करते हैं, ये सारा ड्रामा, मतलब ड्रामा क्या है बेसिकली, उनको ये सब करना पड़ता है हर साल। नई नई कंपनियों को वो चेक करते हैं कि भाई इनके द्वारा कराया गया पेपर लीक नहीं हुआ, सबसे वो सही से हो गया, तो उसी को टेंडर अगले साल भी दे सकते हैं, नहीं तो दोबारा टेंडर फाइल भी करा लेते हैं वो लोग। जैसे हर कंपनियां बड़ी बड़ी करती हैं, बड़ी बड़ी डील्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट वगैरह इधर से उधर भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, दुनिया भर में अपना व्यापार चलाना, बिजनेस चलाने को लेकर वो टेंडर वगैरह फाइल करती हैं। उसी तरीके से ये वाला सिनेरियो चलता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, एनटीए जेई बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ कंफर्म्ड नहीं है कि एनटीए अपने खुद के सेंटर पे करता है या इसके लिए भी कोई टेंडर कंपनियों को जाता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना बता दूं, यहाँ पर सीबीटी मोड में होता है, मतलब आप जहाँ भी सेंटर पे जाओगे वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। मतलब आपको सेंटरों पे कंप्यूटर मिलेंगे, उस कंप्यूटर पर मॉनिटर पर आपको टाइप कर कर, या जो भी आपका टाइप कर कर या एमसीक्यू में वहाँ पर आपको मिलते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है, आपको कर्सर को ले जाना होता है, माउस के कर्सर को ले जाकर उसको सिलेक्ट करना होता है, जो भी ऑप्शन सही होता है, इस तरीके से पूरा पेपर करना होता है। पेपर आपको इसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, असमी, बंगाली, और बंगाली भी है इधर, और मराठी, उड़िया, पंजाबी जैसी भाषाओं में आपको ये पेपर देखने को मिलता है। आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको पूरे देश भर में दिख जाता है इंडिया में। लेकिन आप वहीं अगर गुजराती, बंगाली, असमी और उर्दू, तेलुगु जैसों की बात करें, तो पंजाब में आपको पंजाबी उर्दू में क्वेश्चन पेपर दिखेंगे डेफिनेटली। हो सकता है कि दिल्ली में और अगर आप बिहार जाते हो तो पंजाबी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर सेंटर पर ना दिखे। इसके कारण साफ साफ ये हैं, वो कह सकते हैं कि आपके वहाँ पर ज़्यादातर लोग इस भाषा को नहीं बोलते। ठीक है, ये आपका है, आप अपने जो सिलेक्शन होता है कि आप किस भाषा में पेपर दोगे, या आप फॉर्म भरते में ही डाल देते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग इधर नए भी होंगे। जेई मेन सेशन 2 का एग्जाम आपको बता दूं, 570 से 70 के करीब अलग एग्जामिनेशन सेंटर थे। ये 320 शहरों में रहे सेंटर, 570 यूनिक एग्जामिनेशन सेंटर रखे इन्होंने, मतलब इतने सेंटर थे। आप सोचिए, अगर एक एक सेंटर पे अगर 10-10 हज़ार लोग भी थे, या 5-5 हज़ार लोग भी अगर एक एक सेंटर पे थे, कॉमनली निकालें तो 5 हज़ार को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्चुअल नंबर मिलेगा कितने कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए। नंबर ऑफ सेंटर्स को डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट से पर सेंटर पे आप क्रॉस मारेंगे, आपको मिल जाएगा। 320 शहर यहाँ पर थे जहाँ पर एग्जाम कराया गया। 22 सिटी शहर यहाँ पर थे बाहर, इंडिया के बाहर, अबू धाबी, केप टाउन, दोहा, दुबई, काठमांडू, मनामा, और मुस्कट, और ओस्लो, रियाद, और शारजहाँ, और सिंगापुर, कुवैत सिटी, कोलालंपुर, और लागोस, अबूजा, और कोलंबो, जकार्ता, वेन्या और मॉस्को जैसे बड़े बड़े शहरों में इन्होंने पेपर करवाया है अपना। हालांकि आप देखिए, यहाँ के लोग भी पेपर दे रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड ही मेनली कॉमन बची हैं जॉब सेक्टर में लोगों के लिए। बाकी तो आईटी और एमएनसीज के लिए तो आईटी सेक्टर, और सर्विसेज के लिए बड़े बड़े ऐप, गेम, कोडिंग वगैरह के लिए अलग कंपनियां चल ही रही हैं। लेकिन आप इधर देखोगे तो यहाँ पर
इनका मेंस एग्ज़ाम भी दूसरे देश के लोग दे रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से दे रहे हैं। हाउएवर द सेशन 1 वाज कंडक्टेड, सेशन 1 कम सेंटरों में हुआ था, सेशन 2 ज़्यादा सेंटरों में हुआ है, क्योंकि सेशन 2 में वो सारे लोग जो सेशन 1 में छूट गए, रह गए, वो सारे फॉर्म डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। फॉलोइंग आर द डिटेल कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज मैं आपको बताता हूँ कितने लोगों ने फॉर्म भरा। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है, इससे आप समझ सकते हो कि आपका और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में कितना बड़ा कंपटीशन हो सकता है अगर आप इसका फॉर्म डालते हो तो। ठीक है, हालांकि आप सिलेबस रेडी कर लो, कोई कंपटीशन नहीं है, ये मत सोचो कि आपको दूसरे की सीट से मतलब है, आप अपनी एक सीट सिक्योर करो इधर, बस इतना ही ध्यान दो। जेई मेन सेशन 2 अप्रैल 2024 की बात करें तो यहाँ पर जनरल वर्ग से लगभग 1,40,000 के करीब, 37,000 के करीब महिलाओं ने फॉर्म डाला। ईडब्ल्यूएस से 42,000 रहीं वही, और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में 1,45,000 महिलाओं ने फॉर्म डाला सेशन 2 में। ठीक है, SC ST भी आप देख सकते हैं, मेल थर्ड जेंडर भी वगैरह देख सकते हैं। मतलब आपको बता दूं ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है। तो आप देखिए इस बार के लोगों ने लगभग 12 लाख के करीब सेशन 2 पेपर देने के लिए फॉर्म डाला, यानी 12 लाख। पूरे भारत देश की पॉपुलेशन में 12 लाख कोई नंबर नहीं होता, कोई भी ऐसा 12 लाख कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। 140 करोड़ के बीच में ये 12 लाख नंबर कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है। और इसके अंदर वो सारे इंक्लूडेड हैं जो दूसरे देश के भी रहे होंगे, मतलब जिन्होंने फॉर्म डाला वो इतने हैं। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पर सेशन 2 में कितने लोग पेपर देने गए, तो 10,70,000 के करीब गए, यानी कि जितने नंबर ऑफ फॉर्म डालते हैं उसमें लगभग 1 लाख के करीब लोग पेपर देने ही नहीं जाते। सोचिए ये कितना एक कॉमन सा नंबर है कि आप देखिए कि लगभग जो है जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म डालते हैं उसमें से 1 लाख के लगभग लोग फॉर्म भर तो दे रहे हैं लेकिन पेपर देने ही नहीं जा रहे हैं। आप समझिए यहाँ पर आपका दिखेगा 12 लाख के करीब, तो 12 लाख का 10% हो जाता है 1,20,000। तो आप वही देखेंगे तो 1,20,000 के करीब, यानी 10% लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन पेपर नहीं दे रहे। 90% लोग पेपर देने पहुंच रहे हैं वहाँ पे फॉर्म भरने वालों में। डिसेबिलिटी वालों में आप देख सकते हैं कितने ने फॉर्म भरा, कितने पेपर देने गए। डिसेबिलिटी वाले सीरियस हैं, अपना पेपर देते हैं जरूर। और नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड और अपियर्ड जेई मेंस में मैं आपको बता दूं सेशन 1 इन बोथ सेशन, पेपर 1 इन बोथ सेशन। ठीक है, ये पेपर 1 होता है आपका, पेपर 2 आपके एडवांस को कहा जा रहा है, क्योंकि इस पेपर को बाद आप एक एडवांस पेपर भी दोगे अगर आप एक आईआईटी में जाओगे। एनआईटी के लिए आप यहीं रुक सकते हैं। तो दोनों पेपर के हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड और अपियर्ड बताता हूँ मैं आपको कितने रहे। तो आप देखेंगे बोथ सेशन में लोगों ने फॉर्म भरने वाले लोग कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद, देखिए अब ऐसे कैंडिडेट मैं बताता हूँ जिन्होंने जो कि दोनों ही डिटेल जो कि दोनों ही के लिए हैं, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भी डाला और पेपर भी दिया दोनों ही सेशन के लिए। तो बता दूं लगभग ऐसे कैंडिडेट 9 लाख करीब है, मतलब 9 लाख ऐसे लोग हैं जो कि दोनों बार में अपीयर हुए। समझिए ऐसे लोग जो दोनों बार के लिए फॉर्म डालते हैं, और ऐसे लोग जो दोनों बार के पेपर में जाते हैं वो 8 लाख के करीब रहे। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा सिर्फ जनवरी वाले के लिए फॉर्म भरने वाले 12 लाख के करीब थे, और अब पेपर देने वाले जनवरी में वही 11,70,000 के करीब थे। मतलब पेपर 1 देने वाले लोग ज़्यादा थे। आप देखिए पेपर 1 फॉर्म भरने वाले भी ज़्यादा और पेपर 1 देने वाले भी ज़्यादा थे। सेशन 2 में फॉर्म भरने वाले भी कम हो जाते हैं और पेपर देने वाले भी कम हो जाते हैं। ये यूनिक की बात हो रही है। अगर आप अलग अलग लें, मतलब कॉमनली तो देखेंगे तो कॉमनली 8 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों ही बार पेपर दिए, मतलब 8 लाख लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया पहले वाले पेपर में, जिस कारण उन्होंने दूसरा वाला फॉर्म डाला। हो सकता है इन्होंने इन्होंने पहले ही डाल दिए दोनों के फॉर्म, या अलग अलग बार डाले। ठीक है, और ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा आपको बता दो टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन बोथ सेशन। ठीक है, अब यूनिक कैंडिडेट की बात करते हैं। यूनिक कैंडिडेट जिन्होंने अलग अलग दोनों सेशन के लिए रजिस्टर्ड किया। यूनिक कैंडिडेट और सेम कैंडिडेट ये होता है दोस्तों, देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल और जनवरी दोनों के लिए फॉर्म भरा। ऐसे कॉमन लोग 9 लाख हैं। ठीक है, कॉमन मतलब एक जैसे लोग जिन्होंने दोनों के लिए फॉर्म भरा। लेकिन यूनिक कैंडिडेट मतलब ऐसे जिन्होंने या तो जनवरी का फॉर्म डाला या अप्रैल का डाला, किसी एक दोनों सेशन में यूनिक रहे, वो अनोखे रहे, अलग रहे। मतलब वो या तो जनवरी में थे या अप्रैल में थे, किसी एक सेशन में थे। इस तरीके से आप देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यूनिक इतने फॉर्म भरते हैं, देने जाते हैं 14 लाख। मतलब आप ये समझ सकते हो नए लोग, अगर आप ये जानना चाहो कि ऑल ओवर नए लोग कितने हैं जिन्होंने पेपर दिया, तो 14 लाख लोगों ने इस साल पेपर दिया। मतलब इस साल का नंबर 14 लाख है।
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया जेई मीन्स, तो ये 14 लाख के करीब आपको दिख जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अटेंडेंस बता देता हूँ इस पेपर में कैसी रही है सेशन 2 की, तो वो भी आप देख लीजिए। आप इसका पेपर आपका 5 दिन चला है और हर दिन आप देखोगे कि इन्होंने 2-2 शिफ्टें लगाई हैं, और इन शिफ्टों के हिसाब से आप नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले अपीयर्ड वाले देख सकते हो, परसेंटेज आप देख सकते हो। पूरे भरने वाले फॉर्म में आप देखिए 90% लोग ही पेपर देने जाते हैं, ये इसका ग्राफ समझ आ गया। मतलब अगर 100 लोग फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ 90 लोग ही पेपर देते हैं जेई मीन्स। ये हमें इससे क्लियर हो गया है इस डिटेल से, ठीक है। आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है एनटीए ने, साथ में ये भी कहा है बेस्ट स्कोर भी बताया लोगों के कि किसके बेस्ट स्कोर है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ आपको क्लियर बता दूँ एनटीए के स्कोर के हिसाब से। पेपर 1 में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स में आपको ये बता दूँ, जनरल कैटेगरी जो रही है, यू आर ऑल, मतलब कि जनरल कैटेगरी से मैं आपको बता दूं, यानी ओपन कैटेगरी से जो लोग 100 यानी पूरे एनटीए स्कोर लाए हैं 100 परसेंटाइल से लेके 93 परसेंटाइल के बीच में 97,000 लोग हैं। यानी कंपटीशन यही लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने वाले यही लोग हैं जो कि पहले रो में आपको दिख रहे हैं। जनरल से डिसेबिलिटी वाले भी आप देख सकते हैं, जो इतने की इस परसेंटाइल के बीच में आ रहे हैं। और EWS में आप देखोगे इतने परसेंटाइल से इतने परसेंटाइल के बीच में 25,000 के करीब लोग हैं। तो आप समझिए यही सारे कंपटीशन बढ़ाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, ये दोस्तों वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं इस पेपर में। आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर, जिन्होंने 100 नंबर लाए हैं इस पूरे पेपर में, मतलब कि पूरे में से पूरे ले आए 100, ये पूरे स्कोर नहीं है, ठीक है। आप ये मत समझना कि 300 में से 300 नंबर ले आए ये कैंडिडेट्स वो हैं जो कि 300 में से 250 या 270 सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले ये लोग हैं, ठीक है। पूरे नहीं लाए, इनका परसेंटाइल 100 है। अब एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ से देखेंगे अपना डाल के तो आपको मिल जाएगा इस लिस्ट में नाम, गजारे नील कृष्णा निर्मल कुमार कैंडिडेट का नाम, महाराष्ट्र स्टेट से ये कैंडिडेट टॉपर है इस बार का, मतलब सेशन सेकंड जेई मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर यही लाया है। अब इसके कितने नंबर है वो आप इसका एप्लीकेशन नंबर और रोल, इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है जी। हाँ, इसका रिजल्ट भी आप आसानी से देख सकते हैं, इसका रिजल्ट कितना है। और दक्षेश संजय मिश्रा महाराष्ट्र स्टेट से ही कैंडिडेट ये सेकंड टॉपर है, मतलब कि रैंक वाइज इसकी सेकंड रैंक है एआईआर में। और आरव भट्ट ये तीसरे पर है, हरियाणा स्टेट से है। आदित्य कुमार ये फोर्थ पर है, ये राजस्थान स्टेट से, यानी महाराष्ट्र हरियाणा और राजस्थान से टॉपर रहे हैं इस बार के। राजस्थान से टॉपर रहने का कारण हो सकता है कोटा या इंस्टीट्यूट या वहाँ का अच्छा माहौल हो सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा वाले टॉप कर रहे हैं, बताओ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हुंडेकर विधित विधि विदित ये नाम है, तेलंगाना स्टेट से कैंडिडेट है, वो यहाँ पर 5th रैंक पर है। मुथा वारापू अनूप कैंडिडेट का नाम, ये भी उसी स्टेट से है। तो आप देखेंगे तो ये सारे टॉपर्स हैं आपके, मतलब ये सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं। फुल तो कोई नहीं ला पा रहा है जेई मेंस में, सबसे ज़्यादा लाने वाले यही लोग हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ इधर, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस बार के 56 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पूरे में से पूरे नंबर जेई मेंस के सेशन सेकंड में लाए। वहीं आप पूछेंगे स्टेट वाइज टॉपर, आप पूछते हैं कि अपने राज्य में सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने स्टेट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एरिया में संजय सनीस नाम का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा नंबर लाया है अपने स्टेट में। आप देखेंगे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज स्टेट के नाम है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कैंडिडेट है चिंटू सतीश कुमार, इसके पूरे स्कोर बने हैं पूरे, मतलब ये 300 में से 300 नहीं लाया लेकिन इसका परसेंटाइल इतना बना है। और वहीं शेख सूरज का आप देख सकते हो, शेख सूरज इसका नाम है, शेख सूरज। और मकीनेनी जिष्णु साई का आप देख सकते हैं, सारे वो लोग हैं जो आंध्र प्रदेश के सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले। अगर मान के चले आप पूरे में से पूरे ला रहे हो परसेंटाइल में, ठीक है, आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा आप ला रहे हो और आपके ही जितने मार्क्स दूसरा कोई भी लाएगा तो उसको ही परसेंटाइल सेम दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको टॉप बना दिया, टॉपर में रख दिया और उसको नीचे कर दिया, ये नहीं होता। स्टेट अरुणाचल प्रदेश में आयुष आर्यन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर, असम में ज्योतिमन साई किया, बिहार से प्रथम कुमार, बिहार के भी देख लीजिए एक कैंडिडेट ऐसा है जो पूरे परसेंटाइल ला रहा है। चंडीगढ़ से आप देख सकते हो, दादरा एंड नगर हवेली और दिल्ली के भी आप देख सकते हो, दिल्ली से सान्या सिन्हा पूरे नंबर लाई है। और माधव बंसल और तनय तनय झा और इप्सित मित्तल और भावेश रामाकृष्ण कार्तिक और अर्श गुप्ता जैसे लोग इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। दिल्ली से लाए हैं ये, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में तो मैंने आपको बताया ही सबसे ज़्यादा कौन नंबर लाया है, तो इस बार का सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कैंडिडेट भी महाराष्ट्र से ही है।
तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज टॉपर, मतलब अपनी कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कौन है। तो आप देखेंगे तो तेलंगाना से केसम केसम चन्ना बसावा रेड्डी नाम का कैंडिडेट तेलंगाना स्टेट से है। ये जनरल वर्ग की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है और इसके नंबर सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में एज़ कम्पेयर इसकी कैटेगरी से। तो कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज जनरल वर्ग से, मतलब अगर आप मेरे से पूछें कि ऐसा कैंडिडेट जो ओपन कैटेगरी का है और ऑल इंडिया बेस में सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो उस हिसाब से मतलब असली रियल हीरो कौन हुआ यहाँ पर कैंडिडेट, तो दक्षेश संजय मिश्रा हुआ एक रियल कैंडिडेट। क्योंकि ये ना कि सिर्फ ऑल इंडिया में सेकंड रैंक लाया है, बल्कि ये कैंडिडेट पूरे इंडिया में तो सेकंड रैंक लाया ही, और दूसरा बात ये है स्टेट में भी ये सेकंड रैंक लाया, ऑल इंडिया में भी ये सेकंड रैंक लाया, लेकिन पूरे देश में सेकंड रैंक है इसकी, और महाराष्ट्र स्टेट में भी इसकी सेकंड रैंक बनी है। दूसरा, ये कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के साथ अपनी सेकंड रैंक बना रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है एज़ कम्पेयर की टॉपर जो आप लोगों का इस बार का है वो फर्स्ट रैंक तो लाया है, लेकिन उसकी कैटेगरी जनरल नहीं है, आप ये समझिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। हरियाणा राजस्थान के टॉपर्स अपना देख लें, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मतलब आप अपनी कैटेगरी से समझ सकते हैं कि आप में आपके अंदर आप में से कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा नंबर लाए। मतलब पूरे इंडिया से कोई ऐसा जनरल वर्ग का कैंडिडेट नहीं है जिसने दक्षेश संजय मिश्रा को पीछे छोड़ा हो, समझ रहे हैं। इस मतलब ओपन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट दक्षेश संजय मिश्रा है, आप ये समझिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा जनरल के बाद ओबीसी से बता दूं, तो आपका जो यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, जो इस बार का आपका टॉपर है ना, जो गजारे नील कृष्णा निर्मल कुमार कैंडिडेट है ना, ये आपका ऑल इंडिया टॉपर यही है इस बार का कैंडिडेट, और ये महाराष्ट्र स्टेट से है, लेकिन ये अदर बैकवर्ड क्लास का नॉन क्रीमी लेयर है, इस वजह से इसको फ़ायदा मिल गया है। क्योंकि अगर ये क्रीमी लेयर होता ओबीसी में तो इसको भी जनरल से ही इसके रैंक बनती, और कहीं ना कहीं ये रैंक इसकी सेकंड थर्ड में चली जाती, और आपका असली टॉपर जो बनता है इस बार वो फिर वही कैंडिडेट बन जाता जो मैंने आपको बताया, दक्षेश संजय मिश्रा बनता। हालांकि दक्षेश संजय मिश्रा जनरल से ही सही सेकंड रैंक सिक्योर करी उसने। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरा आप यहाँ से एसटी डिसेबिलिटी वाले चेक कर लें कि अपना ऑल इंडिया में आपके कैटेगरी में टॉपर कौन है। जेंडर वाइज टॉपर आप अगर जानना चाहें कि महिला और पुरुष के अंदर कौन टॉप कर पाया है, तो फीमेल में मैं आपको बता दूं सानवी जैन और सान्या सिन्हा जैसे कैंडिडेट दो हैं, कर्नाटका और दिल्ली के कैंडिडेट हैं, इनके सिक्योर हुए हैं सबसे ज़्यादा नंबर। और मेल कैंडिडेट में वही ऑल इंडिया टॉपर वही दोनों रहेंगे जो आपको पहले बताया था। ठीक है, ये दोनों ही उसी स्टेट से हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ आ रहा होगा। आप इसमें एक चीज़ और बताया था, एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है ना, इसके अंदर आपके सेंट्रल कंट्रोल रूम वाज ओपन टू मॉनिटर। यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल रूम थे आपके, जिससे कि आप पे नज़र रखे, फैसिलिटी दी जा सके, स्मूथ कंडक्ट सही से पेपर हो जाए। 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, 18 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स थे, और 291 सिटी में ये एग्ज़ाम हुआ। 970 ऑब्जर्वर्स रहे, 156 टेक्निकल ऑब्जर्वर्स रहे, और डेप्टी ऑब्जर्वर्स भी इतने सारे रहे। इन सबको दिया डिप्लॉय, मतलब इन सबको छोड़ा गया एरिया वाइज, जिससे कि ये लोग नज़र रख के आपका एग्जाम करवाएं। लाइव सीसीटीवी सेंटर पर चल रहे थे, कैमरे चालू थे, लाइट वगैरह चालू थी कैमरों में, कैमरा आपको व्यू कर रहा था, सब देख रहा था कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये चीज़ें हुई थी, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर मॉनिटर हुए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी को, मतलब एआई टूल्स को यूज़ करके आपका एक वीडियो बन रहा था, जिससे आप वो एनालाइज कर रहे थे कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। और आपका जो नया टेक्नोलॉजी जनरेशन सिम वगैरह होती है, आप मोबाइल लैपटॉप वगैरह में एक सिम डालते हैं 5G नाम से, 5G जैमर्स वगैरह उसके अंदर थे सेंटर्स पर, जिससे कि कोई भी चीटिंग करने के लिए कोई इंटरनेट अगर गलती से भी फ़ोन मोबाइल वगैरह या स्मार्ट वॉच वगैरह सेंटर पर वो लेकर अंदर चला गया है और चेकिंग में वो नहीं मिल पकड़ा गया है, तो वो इंटरनेट चला ही ना पाए, जिससे कि वो चीटिंग करेगा तो वो पता लग जाएगा। तो जैमर नाम की एक चीज़ होती है जिससे आप सेंटर पर नेट वगैरह नहीं चला सकते हैं, ऑनलाइन नहीं जा सकते। आप कहोगे आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कैसे हो जाता है, वो ऑनलाइन एक लाइव नहीं चल रहा होता, आप किसी वहाँ पर सर्च करके नहीं बनाते हो, पहले से ही क्वेश्चन पेपर डिजाइनेटेड होते हैं सर्वर में, उसी को उस तरीके से आप अटैम्प्ट करके आते हैं, पेपर दे के आते हैं, फिर उसके भी आप पे आपका रिजल्ट बनता है। बस ये ना समझे कि इंटरनेट पे आप पेपर दे रहे होते हैं, वहाँ पे आपका पेपर पहले से ही डिजाइनेटेड होता है। वो एक तरीके से आप ये समझिए आप कंप्यूटर पर पेपर दे रहे हो भले ही वो, लेकिन एक ऑनलाइन पेपर नहीं होता।
ठीक है, वो पेपर पहले से ही डिजाइनेटेड कंप्यूटर में फीड करके सर्वर में रखा होता है और वही आपसे पेपर करवाया जाता है। वो उस समय पे एक लाइव इंटरनेट पे चलाया गया पेपर नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जैमर जैसे ये लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं पूरे अपने सेंटर पे। ठीक है, कोई लोग सोचेंगे अगर यार इन्होंने जैमर लगा दिया तो हम अपना पेपर कर कैसे पा रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन चल ही नहीं रहा है। कहने के लिए कंप्यूटर ऑनलाइन है, हालांकि वो ऑनलाइन नहीं हो रहा पेपर। ठीक है, ये आप मान लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों की वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक वगैरह होता है सेंटर पे, आपको पता ही होगा। फोटो आपको एडमिट कार्ड वगैरह, लाइव फोटो कैप्चर वगैरह चीज़ें होती हैं। ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई तुम ही हो वो जो फॉर्म भर रहा था और पेपर देने गया है। ठीक है, कोई दूसरा ना पहुंचा हो वहाँ पर। इस चीज़ को जानने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती हैं सेंटर पर। तो ये सब आप समझ सकते हैं। और यही सब आपका पेपर के लिए था। आपको बता दूं, आपकी फाइनल आंसर की 2 दिन पहले आई थी, मैंने आपको बताया था। आपका स्कोर एक परसेंटाइल में आया है। और यही आपका जो है एक एक्चुअल स्कोर रहेगा। रॉ स्कोर नहीं आता इसमें, इट ओनली रिलीज द परसेंटाइल। आपको बता दूं, आपका कोई रॉ स्कोर नहीं निकाला जाता है यहाँ पर एनटीए द्वारा। ये चीज़ बहुत पहले से लोगों को पता होती है, नोटिफिकेशन के समय से ही उनको ये चीज़ पता होती है। आपका स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करता है एनटीए, जिससे वो परसेंटाइल बना पाता है बड़े आसानी से। समझ रहे हैं? बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिटवीन द कैंडिडेट्स वो नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर देता है। आपको बता दूं, नेक्स्ट यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना रिजल्ट चेक करोगे, फिर मैं आपको कट ऑफ की तरफ लेकर चलता हूँ। तो देखिए भाई, सबसे पहला है यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम निकल के आ चुका है, रिजल्ट निकल के आ चुका है। स्पेशली इस कैंडिडेट का नाम समीर है। एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, रोल नंबर दिख रहा होगा, सेशन 1, रोल नंबर सेशन 1, सेशन 2। भाई कैंडिडेट समीर, समीर आपने दोनों ही सेशन दिए हैं। मैं ये वीडियो लाइव नहीं कर रहा, स्पेशली लाइव इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल्स आई हैं, उसको लेकर आपका रिजल्ट डायरेक्ट शो कर रहा हूँ आपको। लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइव करूँगा तो आप समझते हैं वीडियो भी बड़ा होगा और काफ़ी सारे एक कन्फ्यूजन वगैरह भी क्रिएट हो सकते हैं आपके बीच में। तो इसीलिए आपको चेक करके बता रहा हूँ। कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको रिजल्ट चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, वो कमेंट सेक्शन में बताएगा तो उसको रिजल्ट चेक करके बताया जाएगा। काउंसलिंग वगैरह के लिए जोसा का एक प्रोसेस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा भाई, पूरा जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस। सी सैप वालों का भी दे दूंगा इस तरीके से ही, और नीट वालों का भी मैं एक काउंसलिंग का अलग से आपको दे दूंगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना आए आप लोगों को। नीट पोस्ट ग्रेजुएट वाले अपना फॉर्म भर लो, 2024 का आपका फॉर्म रनिंग है, ऑन गोइंग है। अगर आप एक मेडिकल ग्रेजुएट कैंडिडेट हो और अगर आप एक नीट पोस्ट ग्रेजुएट करके फिर एक अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज जिसमें अपनी मास्टर डिग्री को करना चाह रहे हो, तो आप उस पे एग्ज़ाम को ज़रूर दो, पोस्ट ग्रेजुएट नीट को, जो कि वही GOI कराएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराएगा। वो एग्ज़ाम भी एक मस्ट गिवन एग्ज़ाम है, आपको देना ही चाहिए। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो और एक ग्रेजुएटेड हो तो आप उसको दे सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सरकार द्वारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे मास्टर डिग्री के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो नीट PG का फॉर्म भरें जल्दी से, जाके फॉर्म क्लोज हो जाएगा। मैंने उसके बारे में इंस्ट्रक्ट नहीं किया था किसी भी वीडियो में। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, UGC नेट एग्ज़ाम का फॉर्म भी चल रहा है। यानी अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो, आप एक प्रोफेसर फील्ड में जाना चाहते हो, कॉलेज के एक बड़े अध्यापक टाइप बनना चाहते हो, लेक्चरर से ऊपर होते हैं प्रोफेसर वगैरह, अगर आप ये सब बनना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटीज़ में, भारत देश के किसी भी बड़े बड़े संस्थाओं में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप इन पोस्टों को लेना चाहते हो, धारण करना चाहते हो, तो स्पेशली आपको एक एलिजिबल बनाने के लिए यूनियन ग्रांट कमीशन भारत सरकार द्वारा NET नाम का एक एग्ज़ाम रखा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देना उन्होंने एक कंपलसरी, मतलब एक मस्ट एग्ज़ाम रख दिया है कि आप इसको दोगे तभी आप उस पोस्ट को ले पाओगे। ठीक है, तो आपको साफ कहूँगा, नीट जो UGC नेट एग्ज़ाम है उसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भरो भाइयों बहनों एवं सभी लोगों, भारत के लोग भी और एवं दूसरे कंट्री के अगर वहाँ पर एलिजिबल रखें, स्पेशली भारत का सभी भर सकता है उस पर फॉर्म, तो भर के ज़रूर उस पेपर को दो। वो आपको इस बार जून में वो पेपर होता है, वो आई थिंक वो 2 बार पेपर लेती है सरकार, उसमें से जून का पेपर का फॉर्म आ गया है। आई थिंक वो दिसंबर में भी कराएंगे इस पेपर को। और ये मल्टीपल शिफ्ट
कंडक्टिंग पेपर है, यानी कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में इस पेपर को कराया जाता है। और क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, लाखों की संख्या में इस पेपर को भी लोग देते हैं, क्योंकि ये एक वन वे एग्ज़ाम है फॉर बिकम द प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द नेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस वजह से। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा था नीट के बारे में, उसको फॉर्म भरना, यूजीसी नेट का भी फॉर्म भरना, ये तो हमारे अलग चीज़ हो गई। अब जीओआई ने जो आज रिजल्ट निकाला है, जेई मीन्स जीओआई ने एनटीए द्वारा एक रिजल्ट निकाला जेई मीन्स 24 का, टेक्नोलॉजी बीटेक वालों का। तो मैं आपको बता दूं, समीर कैंडिडेट का नाम है, इसका रिजल्ट यहाँ पर आपका खोला हुआ है, ये दोनों सेशन देता है ये कैंडिडेट। अब देखते हैं इसके नंबर इस बार इंप्रूव हुए हैं या नहीं, वो हम देख लेते हैं, मतलब इसका दोबारा फॉर्म डालने का फॉर्म फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, वो भी हम देखेंगे। ये कैंडिडेट अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, इसका ये मेल है ये कैंडिडेट, और ये दिल्ली से पेपर देने गया है, नेशनैलिटी ये भारत का ही है ये कैंडिडेट, और इसका बर्थ 2006 के मार्च की 27 तारीख का है। और इसके फादर नेम आपको दिख रहा होगा, रोल नंबर वगैरह आपको राइट साइड में इधर दिख रहा होगा। यहाँ से आप अपना रिजल्ट प्रिंट करेंगे, ये आपका फ़ोटो आ गया है। यहाँ से आप इस कोड को, ये एक QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। इस कैंडिडेट ने जो पेपर में दिया होगा सभी ने यही दिया है। मैथ्स में इसके नंबर सेशन 1 में तो कम थे, सेशन 1 में इंक्रीमेंट अच्छा खासा हुआ है। सेशन देखिए, इसके सेशन 2 में इसने तीनों में ही इंप्रूवमेंट कर डाला है, आप देख सकते हैं। ऑल ओवर इसके 94 परसेंटाइल बने हैं भाई, यानी कि आपकी परसेंटाइल जो 94 बनी है, इसका मतलब आप ये समझिए कि आपको आपको कॉलेज मिलेगा, ये तो कन्फर्म्ड है। ठीक है, ये कन्फर्म्ड है कि आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, भारत देश में कॉलेज मिल जाएगा इस कोर्स के लिए, ये कन्फर्म्ड है, आप मान लो। लेकिन कौन सा मिलेगा वो आप कट ऑफ से पता करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं, आप कितने भी सेशन दे दो पर ईयर के, दोनों सेशन दे दो या एक दे दो, जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसी को वो कलेक्ट करके एनटीए आपका मेरिट बनाएगा। तो आपकी मेरिट लिस्ट बनी है इस सेशन के मार्क्स के बिहाफ पर, जिस बिहाफ पर आपका जो जनरल रैंक है, यानी कि AIR जो बनता है वो 76,000 बना है आपका AIR में, 76,000 के करीब आपकी रैंक बन रही है भाई। SC कैटेगरी से आपकी रैंक ये बनी, मतलब आप अपनी कैटेगरी से रैंक एक ऐसी रैंक लाए हो जिससे कि आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप टॉप NIT वगैरह में ले सकते हो। मतलब SC कैटेगरी से अगर आप NIT में गए तो आपके चांस अच्छे हैं कि आपको कोई अच्छी खासी NIT तो नहीं मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ी नीचे की मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज आपको दिखा देता हूँ, अगर आपकी यहाँ पर देखिए, कट ऑफ फॉर टोटल NTA फॉर, ठीक है, कट ऑफ वगैरह मैं बता दूं भाई मेरे, अगर आप एक अनुसूचित जाति वर्ग के कैंडिडेट हो और अगर आपके 60 से लेकर 93 परसेंटाइल के बीच में आते हैं, और आप एक SC वर्ग के हो, जैसे इस फॉर्म में आप देखोगे कैंडिडेट SC वर्ग का है ना, और इसकी जो कट ऑफ के अंदर इसकी जो परसेंटाइल है वो 93 और 60 के बीच में अगर आप है तो आप पास आउट हो इसमें, मतलब आप एडवांस में बैठोगे ही बैठोगे, ये कंफर्म्ड हो जाता है यहीं से, इससे कंफर्म होगा। तो आप देखोगे तो आपकी परसेंटाइल तो 94 बनी है, यानी आप आराम से यहाँ पर जनरल से भी आप देखोगे, और अगर आप SC से भी देखते हो तो दोनों से ही आपको कंफर्म है कि आप एडवांस के पेपर में बैठ रहे हो। मतलब समीर नाम का एक कैंडिडेट एडवांस के पेपर में बैठेगा, ये डेफिनेटली चांस पूरा कंफर्म्ड है। ये तो कंफर्म्ड हो गया कि एडवांस में भी बैठेगा, इसके अलावा ये चाहे तो यहीं से ये एडमिशन के लिए NIT के लिए काउंसलिंग में जा सकता है। ठीक है, अब पहले इसको चेक करना पड़ेगा इसकी कट ऑफ वाइज, किसको कौन सी NIT मिल रही है कौन सी नहीं मिल रही। ठीक है, ये आप देखोगे एलिजिबल कैंडिडेट जेई एडवांस में रजिस्टर्ड ऑनलाइन, यहाँ से आप अपना फॉर्म भर लेना। ठीक है, और फॉर सीट एलोकेशन इन IIT, अगर आपको सीट अलॉट करवानी है यहाँ पर तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जोसा पर। ठीक है, तो जोसा और CSAB में से कोई भी एक वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपनी काउंसलिंग के लिए सीट आपको मिल जाए उसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो, और एडवांस पेपर देने के लिए आप यहाँ पर जाके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म अब कब आएगा उसके लिए आप चेक करते रहें कि आ चुका है या आएगा। मैंने जैसा बताया कि जेई मेंस का रिजल्ट जैसे ही आया था उसके कुछ दिन बाद एडवांस का फॉर्म खोला जाता है और फिर फॉर्म भरवा लिया जाता है लोगों से। ठीक है, तो आप भाई आप पास तो कर गए जेई मेंस को, आपकी कट ऑफ के हिसाब से आप क्वालिफाइड भी हो और एक अच्छी रैंक आपकी है। SC कैटेगरी में, CRL में आपकी अच्छी रैंक नहीं है, ऑल दो आपको एक अच्छी NIT तो नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट NIT मिल सकती है। उम्मीद है आप यहाँ से प्रिंट कर पाओगे अपने रिजल्ट को, इसको यहाँ से प्रिंट करके डाउनलोड करना मेरे भाई समीर। अब इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना। अब मैं दूसरा कैंडिडेट का रिजल्ट आपको दिखा दूँ इसी तरीके से। तो आपको दूसरे किसी एक और कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर हम आपको दिखाई देते हैं, इस तरीके से रहेगा ये।
समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे डिटेल गलत दी है क्या कैंडिडेट ने, एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको। देखिए भाई, ये डिटेल कैंडिडेट की गलत है। सेकंड नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसने जितनी डिटेल दी है ये गलत दी है। मैं अब नेक्स्ट कैंडिडेट की डिटेल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये दूसरे कैंडिडेट की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। कैंडिडेट का नाम है मीनल सिंह, कैंडिडेट महिला है। और मीनल सिंह कैंडिडेट का नाम है। ये कैंडिडेट की कैटेगरी जनरल वर्ग की कैंडिडेट है, और जनरल में भी ये ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट है, यानी कि इसकी कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस से भी बनी है। इसकी रैंक ऑल इंडिया में भी बनी है। दो तरीके से रैंक बनी है इस कैंडिडेट की। मैं दोनों ही आपको दिखाऊंगा, और इस कैंडिडेट के मार्क्स भी दिखाऊंगा। इस कैंडिडेट को कॉलेज मिलने के चांस कम हो जाते हैं टॉप वाले। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकती है कैंडिडेट, क्योंकि रैंक उतनी अच्छी नहीं बनी है, तो इसको प्राइवेट की तरफ ही जाना चाहिए। एज इसको मैं अगर बात बताऊं, अगर मीनल सिंह है आपका नाम, जो मीनल सिंह है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो है ना इसके अंदर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज इसके चांस कम है। आपकी कट ऑफ आप देख रहे हो, अपनी रैंक देखो, आपके चांस कम है। हालांकि आप एडवांस में सीटिंग आपका है नहीं है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए, एप्लीकेशन नंबर है सेशन 1 सेशन 2। कैंडिडेट ने दोनों ही फॉर्म भरे हैं, दोनों बार पेपर दिए हैं। कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, फादर नेम आ रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग की कैंडिडेट है। डेट ऑफ बर्थ 2006 का बर्थ, नेशनैलिटी, और ये उत्तर प्रदेश राज्य से फॉर्म डाला है इस कैंडिडेट ने। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप देखोगे तो इस कैंडिडेट ने मैथ्स में दोबारा देके नंबर बढ़ाए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में ही आप देखोगे, केमिस्ट्री में इस बार नंबर इस कैंडिडेट के कम रहे, बाकी मैथ्स फिजिक्स में इसके नंबर बढ़े हैं। इसका मतलब दोनों बार पेपर देने का इस कैंडिडेट का फ़ायदा ये हुआ कि इसके केमिस्ट्री के मार्क्स इस बार लॉस में गए, लेकिन पिछले वाले उठाए एनटीए ने, और इसकी जो रैंक बनाई वो बेस्ट वालों के हिसाब से बनाई है। तो इसकी जो आप रैंक देखेंगे फाइनल ऑन द बेस्ट ऑफ द 2 इन टोटल, ठीक है। तो आप एन टी ए स्कोर को वर्ड में देख सकते हैं कितना रहेगा, 74 पॉइंट आप देखेंगे। सेशन 1 में इसका जो बना था ना परसेंटाइल, वही सही। मतलब आप ये समझिए कि इसका सेशन 1 और 2 आप देख सकते हैं, तो इसको आप ये समझिए कि इसका जो है सेशन 2 देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप ऐसा मान सकते हैं। इसका सेशन 2 वेस्ट चला गया, क्योंकि सेशन 1 और सेशन 2 में बेस्ट उठाना है एनटीए को, तो सेशन 1 अच्छा गया कैंडिडेट का। तो भले ही ये सेशन 2 में जाकर मैथ्स फिजिक्स में अच्छा करी, केमिस्ट्री में बेकार कराई, लेकिन सेशन 1 इसने बाकी केमिस्ट्री अच्छा निकाला, इस वजह से इसकी ऑल ओवर देखे तो इसका पहला सेशन अच्छा गया। इसी वजह से एनटीए ने इसके पहले सेशन के स्कोर को उठाकर इसकी रैंक बनाई। बीटेक और इंजीनियरिंग वालों को बता दूं, आप लोगों ने जिसने भी फॉर्म डाला था, तो इस कैंडिडेट की जो यहाँ पर रैंक बनी है एआईए में, तो एआईआर में इसकी 3,80,000 बनी है। और इसकी कैटेगरी से 58,000 के करीब बनी है, ठीक है। आपको बता दूं ये कैंडिडेट क्वालिफाइड है या नहीं, तो आप देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं, तो इसकी कैंडिडेट की रैंक जो इसकी जो कट ऑफ के हिसाब से जो इसकी परसेंटाइल है ना, वो 81 परसेंटाइल से कम है भाई। तो मीनल सिंह आप क्वालिफाइड ही नहीं हो, आप जेई मेंस पास ही नहीं कर पाए हो, मतलब आपको कोई एनआईटी वगैरह भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एनआईटी तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि क्वालिफाइड करने वाला कैंडिडेट एडवांस में, फिर डायरेक्ट एडवांस में जाता है वो, ठीक है। या तो अगर वो सिर्फ क्वालिफाइड भी कर जाता है तो वो एडवांस में जाता है, उसको पता है अच्छी एनआईटी उसको नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली आपको ना तो कोई एनआईटी मिल रही है इधर इस नंबरों पे, और ना ही आपको कोई जेई एडवांस में सीटिंग मिल रही है। यानी आप साफ साफ प्राइवेट कॉलेज की तरफ डायरेक्ट मूव ऑन करें, या फिर आप डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर अपीयर करें। दोनों में से कोई भी चांस आपके पास है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रिंट निकाल लेना अपने रिजल्ट को, इस तरीके का आपका रहेगा। नेक्स्ट कैंडिडेट का आपको दिखा दूँ।
चलिए भाई अगला कैंडिडेट हम देख लेते हैं। ये डिटेल गलत निकली है, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है भाई लोगों, आप देखिए आपके सामने ये कैंडिडेट की एक और की डिटेल डाल दिया। अब इसका रिजल्ट आता नहीं आता वो आपके सामने आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर हमारे सामने कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। वारनीत बंसल, वारनीत बंसल का नाम है, कैंडिडेट का नाम है। और मंजू बंसल मदर नेम, फादर नेम उमेश बंसल है। भाई जनरल वर्ग का कैंडिडेट है। और कैंडिडेट की परसेंटाइल एक अच्छी खासी परसेंटाइल है। दोनों सेशन में कैंडिडेट अपीयर्ड हुआ है और इम्प्रूवमेंट लाया है वो सेशन सेकंड में। ऑल ओवर उसकी जो रैंक बनाई गई इसी सेशन के रिजल्ट से बनाई है, यानी कैंडिडेट एक अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हुआ है इधर। ठीक है। और कैंडिडेट ना तो डिसेबल्ड है, एक जनरल वर्ग का है और मेल है और दिल्ली से ही कैंडिडेट है, भारत के राजधानी से ही वो कैंडिडेट है। और उसका बर्थ 2006 के अक्टूबर की 11 तारीख का है। और ये कैंडिडेट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए फॉर्म डाला है इसने। और आप देखेंगे इसका रिजल्ट, आप देखिए 93.66 और ये 95.4, यानी केमिस्ट्री अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक भाई मेरे, आपका रिजल्ट अच्छा बना है इधर। सेशन 2 में आप चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। ऑल ओवर आप मैथ्स में इस बार बहुत अच्छा, मतलब बहुत सही लाए परसेंटाइल। मैथ्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा गया होगा इधर, मतलब बहुत सही। 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपका यहाँ पर किस में बना है, 99 पॉइंट समथिंग आपकी फिजिक्स में रही है। फिजिक्स की परसेंटाइल बहुत ग्रेट है आपकी। और मैथ्स और केमिस्ट्री का भी आप ऑल ओवर देख सकते हैं। तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, आपका परसेंटाइल आपका बना है 98.49, यानी आपका परसेंटाइल बना है, एक अच्छी परसेंटाइल है आपकी, बहुत एक बेस्ट परसेंटाइल है आपकी। आप देखिए, अब आप देखिए ना, आप जनरल वर्ग के हैं, समझ रहे हैं। आपको करना क्या था, आप अगर जनरल वर्ग के थे और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते थे, अगर आप फाइनेंशियली उतना एलिजिबल नहीं, तो आपको भाई मेरे ईडब्ल्यूएस से जरूर डालना चाहिए था, अगर आप इस तरीके की कंडीशन में थे, जिससे कि आपको इधर फायदा मिलता। आपको ना आपकी रैंक यहाँ पर आप देखते हैं ना, ईडब्ल्यूएस में आपकी रैंक जो होती वो अंडर 10,000 के करीब आपके अंदर अंदर आ जाती, मतलब रैंक आपकी जो है इधर टॉप 10,000 के अंदर आ जाती। हो सकता है वो टॉप 5,000 के अंदर रैंक चली जाती, जिससे आपको एनआईटी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको अब करना क्या चाहिए भाई मेरे, जो नीचे की एनआईटीज़ है ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी, यानी कि छठे सातवें नंबर वाली एनआईटीज़ आपको डेफिनेटली कोर्स में एडमिशन देंगी। अब वो पता नहीं कौन से कोर्स में दे, वो भी कंफर्म नहीं है। 24,000 कॉमन यहाँ पर सीआरएल आपकी बनी है, मतलब कि आप पूरे इंडिया में 24,000 के करीब रैंक लाए, मतलब आप पूरे 10 लाख कैंडिडेट जो पेपर दे के जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, उसमें आप 24,000वें नंबर पर हैं। आप सोचिए, आप एक अच्छे स्थान पर तो हैं, लेकिन भाई मेरे आपको जनरल ईडब्ल्यूएस से करना चाहिए था। ठीक है। आप कट ऑफ के हिसाब से पास तो हैं, काफ़ी सही नंबरों से पास हैं, आप देख सकते हैं। आपको कॉमन रैंक लिस्ट कैटेगरी, मतलब आपकी 93 परसेंटाइल से अगर ऊपर होती तो आप इसमें पास आउट होते, तो डेफिनेटली आपकी 99 98 बनी है, तो आप पास आउट तो हैं ही। ऑल ओवर आप इसमें अच्छे क्वालिफाइड कर गए। आप एडवांस दें, मेरे हिसाब से आपको एडवांस देना चाहिए। और हालांकि आपको एनआईटी मिल जाएगी, एनआईटी मिल जाएगी, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। ठीक है। प्रिंट कर लेना भाई अपने अपने रिजल्ट को। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आपको यहाँ दिखाता हुआ जा रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट कैंडिडेट भाई, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। जेई मेन सेशन सेकंड के रिजल्ट चल रहे हैं इस बार। अब हम डायरेक्ट 2025 में मिलने वाले हैं इन्हीं रिजल्ट्स के लिए। इस साल तो हम मिलेंगे नहीं रिजल्ट को लेकर। ये अब अगले साल जनवरी में आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको काफ़ी समय बाद हम इसी रिजल्ट को लेकर दोबारा डिस्कशन करेंगे। तब तक प्रिपरेशन रखें 2025 वाले सभी कैंडिडेट। यहाँ पर हमारे सामने एक और कैंडिडेट देखिए, इनकी इनकी इनका फेस देखिए, इनका फेस देख रहे हैं, इनकी फोटो में आप देखिए, साफ झलकता है कि ये लोग कितनी मेहनत करते होंगे अपने प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए। भाई देखिए, जितने भी कैंडिडेट की अभी तक फोटो लगाई उनको देखकर लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है। हालांकि नंबर नहीं बन रहे तो क्या कर सकते हैं। आप इनकी फेस देखिए, शक्ल देखिए, आपको साफ पता लगेगा ये लोग वो लोग हैं जो कि एजुकेशन में इतना ध्यान देते हैं अपने, कि पूछिए मत। ये कैंडिडेट को देख के समझ रहे हैं, इसीलिए इसकी परसेंटाइल भी आप देखोगे तो आप चौंक जाएंगे। ये देखिए,
97.7, ये परसेंटाइल ही ऐसे ही नहीं आ गई। आप उसका फेस देखिए एक बार, फेस देखिए इसका, आपको दिख रहा है? इसका फेस देख के हर कोई कह देगा कि भाई ये तो भाई ऐसा कैंडिडेट होगा, ये 24 में से 28 घंटे पढ़ता होगा। अब 28 घंटे कैसे पढ़ सकता है? अभी कुछ लोग कहेंगे, यूट्यूब पर हमने वीडियो देखा, किसी ने टाइटल डाला हुआ है हाउ टू स्टडी 28 आवर इन 24 आवर, मतलब 24 पूरे दिन में 24 घंटे, और आप 28 घंटे कैसे पढ़ो, इस तरीके की बेतुकी वीडियो डाली गई है। हालांकि वो बेतुकी है नहीं, उसमें एक तुक है, आप देखिए। अगर आप मतलब उनका कहने का मतलब ये था वीडियो में कि आप 1 घंटे में भी अपना आउटपुट पढ़ने का इतना निकाल लें पढ़कर, कि दूसरा कैंडिडेट वही चीज़ 4 घंटे में पढ़ रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप 24 घंटे में 28 घंटे ही नहीं, बल्कि 24 घंटे 50-100 घंटे तक का भी पढ़ सकते हैं। तो उसको आउटपुट निकालने को लेकर वो वीडियो था किसी का, जिसमें ये था कि आप 24 घंटे में 28 घंटे का कैसे पढ़ें, 28 घंटे कैसे पढ़ें। तो 28 घंटे पढ़ने का कॉन्सेप्ट ही ये है 24 घंटे में। वो कॉन्सेप्ट ही है कि आप भाई इतना पढ़ जाओ उस घंटों में, उन आवर्स में, जिससे कि आपका आउटपुट इतना निकले कि वो बराबर ऑफ 50 आवर निकले। मतलब 50 घंटे में जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं उतने उतना ही आप पढ़ जाते हैं, लेकिन आप उसको 24 घंटे में ही पढ़ रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कैंडिडेट को मेरे को देख के साफ पता लग रहा है कि इस कैंडिडेट ने बहुत इसके अंदर स्ट्रगल डाला है, मतलब इसको निकालने के लिए। इस कैंडिडेट का रोल नंबर आप देख सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो। वेमुला पवाना साई सिरियन, इस सीरियन कैंडिडेट का नाम है। और ये कैंडिडेट जो है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट से फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट है, भारत का ही है ये, और 2007 का बर्थ है इसका, मई में। और ये EWS से है, तो इसको फ़ायदा मिला होगा, देखिए इसको फ़ायदा मिला होगा। इससे पिछले वाले कैंडिडेट का भी जो रिजल्ट आया था वो इसी परसेंटाइल के आसपास आया था, तो इसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसने जनरल होने के साथ EWS सर्टिफिकेट के साथ ये डाला है फॉर्म, तो इसको फ़ायदा मिला है। हालांकि इसका सेशन दूसरा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको सेशन 1 में ही इसका नंबर अच्छा निकला है, सेशन 2 इसका ख़राब हो गया है, ठीक है? तो इसकी रैंक जो जिससे इसको एडमिशन मिलेगा ना कॉलेज में, वो इसकी ये वाली होगी, ये वाली होगी, ठीक है? चाहे तो ये इससे भी ले सकता है एडमिशन, लेकिन ये इससे लेगा ही नहीं जब इसको ये रैंक मिल रही है तो। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये क्वालिफाइड है, ठीक है? क्योंकि इसको चाहिए थे 81 और 93 के बीच चाहिए थे, इसके 97 है, यानी ये पास आउट है। आप एडवांस तो मेरी मानो, आप एडवांस दो, नहीं तो आप अदरवाइज अपना इधर एडमिशन भी कर सकते हैं। प्रिंट कर लेना भाई मेरे इस वेनुमा अपने इस रिजल्ट को, वेमुला, वेमुला नाम है भाई, थोड़ा गलती हो रही है इधर, वेमुला आपका नाम है। आप इस रिजल्ट को ज़रूर एक बार जो है दोबारा निकालते हैं, हट जाएगा। वेमुला नाम है आपका, और अपने रिजल्ट को डाउनलोड करो, ठीक है? लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इस तरीके से देख लो। इस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है भाई, ये कैंडिडेट ने डिटेल गलत दी है आई थिंक भाई, यहाँ पे गलत आप दे रहे हो जानकारी। देखिए ये कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर है 240310, ठीक है, यही है। देखिए लास्ट क्रॉस चेक कर रहा हूँ, इस बार रिजल्ट खुला तो ठीक है, अदरवाइज हमारा वही लास्ट रिजल्ट होगा जो अभी तक चेक हुआ है। देखिए भाई, अब आ गया इस कैंडिडेट का रिजल्ट। इसका नाम अर्पित है, अर्पित शर्मा, मेल कैंडिडेट है। एक महिला का रिजल्ट चेक हुआ था इधर, बाकी ये सारे मेल कैंडिडेट्स हैं। और इसमें आप देखोगे तो इसका एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है। इसने भी सेशन 1 2 मतलब दो, सब ने दोनों के फॉर्म डाले भाई, सब ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने दोनों के ही फॉर्म भरे हैं। अभी तक सारे ऐसे मिले हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म डाले हैं। तारा देवी मदर नेम, मदन लाल फादर नेम, जनरल EWS का कैंडिडेट है, 2007 का बर्थ है, राजस्थान राज्य से पेपर दिया है इस कैंडिडेट ने। इसको आप देखोगे, इसका सेशन दूसरा देने, इस बार का पेपर देने को इसको फ़ायदा मिला है, क्योंकि इसके रिजल्ट में आप देखो, इसका मैथ्स का मार्क्स बढ़ा, फिजिक्स में भी इसके बढ़ गए, केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में ज़्यादा कोई फ़र्क आपके रिजल्ट में आया नहीं है, ठीक है? तो आप मेरी अगर देखो, अगर मेरी मानो आप भाई मेरे, आपका नाम क्या है? अर्पित शर्मा। तो अर्पित भाई, आप अगर टोटल ऑल ओवर देखते हो अपना रिजल्ट, तो आपका 97 पॉइंट समथिंग बना है, यानी आप एक अच्छी परसेंटाइल लाए हो, और आपकी रैंक 7,000 करीब बनी है। और ये EWS में आपकी रैंक है, मतलब आपको NIT मिल जाएगी, कन्फर्म्ड है, NIT मिलेगी ही मिलेगी, ये आप मान लो, ठीक है? लेकिन आप
इसमें एडवांस के लिए फॉर्म डाल सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इधर से प्रिंट निकालना अपने रिजल्ट को। अब मैं आपको कट ऑफ दिखाने चलता हूँ। ये कट ऑफ है हमारे पास, कॉलेज दुनिया नाम का एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट ने यहाँ पर कट ऑफ एनआईटीज़ के लिए अवेलेबल कराई है 2024 वालों के लिए। आपका जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, ये भी इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ वीडियो हमारा बड़ा हो सकता है, इसीलिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, और तरह तरह के जो भी आपके एप्लीकेशन जिसके भी लिंक यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में पिंड है, वहाँ से आप जाएँ, ज्वाइन करें। सोनल वेद ने इसको ये पूरा डाला है, ये पूरा आर्टिकल बनाया है कॉलेज दुनिया वेबसाइट पर, जिसके अंदर आप देखोगे तो 25 तारीख को अपडेटेड किया गया है इसको, 25 मतलब आज। और इसमें कहा है आपका 27, यानी परसों से फॉर्म चालू हो रहा है एडवांस का। इतना इतना एडवांस चलते हैं ये लोग गवर्नमेंट में ये एग्ज़ाम कराने के लिए। आप देखिए इनका रिजल्ट आज आया है और ये परसों से फॉर्म करवा देंगे एडवांस का शुरू, क्योंकि इनको जून जुलाई में पेपर लेना है इसका। प्रिडिक्ट योर चांस, आप अपना चांस देख सकते हैं एनआईटी में कितना है, अपने रैंक डालकर इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताऊंगा, जो कि जोसन है आफ्टर ईच राउंड ऑफ जेई मेन काउंसलिंग कैंडिडेट विद इजीली गेट एडमिशन टू एनआईटी कंप्यूटर साइंस। एनआईटी में ना लोग चाहते हैं कंप्यूटर साइंस मिले। आप देखिए, आप एनआईटी में आप जितनों का भी मैंने रिजल्ट डिस्कस किया है, और जितने भी क्वालिफाइड हैं और नॉन क्वालिफाइड वाले भी, उनको एडमिशन तो मिल ही जाएगा एनआईटीज़ में, कन्फर्म्ड है किसी ना किसी ब्रांच में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, किसी भी ब्रांच में आपको एनआईटी एडमिशन दे ही देगा। ये तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि आप सब एक अच्छे नंबर लाए हो। लेकिन वो लोग जो जेई एडवांस, जेई मेन्स कट ऑफ भी पास नहीं कर रहे हैं, तो वो एनआईटी ना सोचे, वो ये सोच ले कि प्राइवेट उनको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो रीअपियर हो जाए। यही दोनों उनके लिए चांस बचते हैं। यहाँ पर एक ही कैंडिडेट ऐसी थी जो क्वालिफाइड नहीं थी, बाकी 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो पास आउट थे। तो मैं ये कंपैरिजन भी आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके का सीन है। कैंडिडेट विद जेई रैंक बिलो, जिसकी 5,000 से कम रैंक है ऑल इंडिया में, एआईआर जिसकी 5,000 से कम है ना, वो सभी तो मान ले कन्फर्म कि उनको एनआईटी सीएसई मिलेगा, कंप्यूटर साइंस में, मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ने को मिल जाएगा। एनआईटी त्रिची और एनआईटी राउरकेला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉप एनआईटीज़ में, मतलब इनका कैंपस वगैरह बढ़ा है। भाई कैंपस में करोगे क्या, यहाँ पर क्या देखने आए हो, कैंपस देखने आए हो क्या इधर? आपको तो प्लेसमेंट बनानी है, रुपए बनाने हैं। यहाँ पर कॉलेज लाइफ वगैरह में कुछ इतना खास है नहीं, समय बर्बादी है। टाइम इन्जॉयमेंट वगैरह क्या ही करोगे, इन्जॉय जैसा कुछ होता नहीं है। इंजॉय करने में निकालोगे 4 साल, फिर उसके बाद प्लेसमेंट लोगे। कंटेंट क्रिएटर बनो इससे अच्छा। तो जेई मेन कट ऑफ 2024 में आपको बताता हूँ, वेरीज एज पर द एनआईटी बीटेक प्रोग्राम ऑफर्ड, स्टेट कोटा 50% सीट होती है हर एनआईटी में। हर एनआईटी अपने राज्य के लोगों को 50% सीट दे देती है, बाकी 50 बाकी दूसरे राज्य वालों को लिए फिक्स रखती है। ये पीछे से ही चला आ रहा है, इस बार कुछ नया नहीं कर रहे ये लोग। एनआईटी जेई मेन कट ऑफ 2024 मिनिमम मैं आपको बताता हूँ, टू क्वालिफाई जेई एडवांस। तो ये मिनिमम क्वालिफाइड बताया इन्होंने। ठीक है, तो यही परसेंटाइल आपने देख ली, ये परसेंटाइल आपको पहले ही बता रखा है, आपने ये चीज़ पहले ही देख ली होगी। अभी आपने यहाँ से कट ऑफ देखी है, रिजल्ट में वही लिखा है। ठीक है, ये कट ऑफ में तो कुछ खास इतना है नहीं। 2023 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। होम स्टेट वालों को एनआईटी त्रिची में मिल गया था, 5,000 रैंक तक में भी मिल गया था। मतलब कि अगर मेरे पास ये वाला कैंडिडेट जो है, इस कैंडिडेट को अगर चाहिए ना, तो इसकी रैंक जनरल से आप देखिए, इसकी रैंक ओपन में तो 44,000 है ना, तो ओपन की वाई ओपन के हिसाब से इसको एनआईटी त्रिची तो कभी नहीं मिलेगा, राउरकेला भी नहीं मिलेगा इसको, तो ये भी कन्फर्म्ड है। अदर स्टेट वाला भी अगर ये होगा तो इसको 3,000 तक की रैंक में मिलता है ये कॉलेज। हालांकि इसकी तो काफ़ी ज़्यादा रैंक है, तो इसको तो मिलेगा ही नहीं ये टॉप के एनआईटी, इसको या तो लोएस्ट एनआईटी मिलेंगे, अदरवाइज ये एडवांस का फॉर्म डाले। अभी देखिए ये कैंडिडेट जो है ना, ये राजस्थान का है। ठीक है, तो मैं इसको अदर स्टेट के हिसाब से, मैं इसी कैंडिडेट की डिटेल के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे अर्पित है, तो इसको कौन सा कॉलेज मिल सकता है एनआईटी में। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये पास कर गया है, ये तो आपको दिख रहा है, ये अच्छे नंबर से पास करा है, इसको उसमें कोई शक नहीं है, ये पास तो कर गया है। ये एडवांस में भी बैठ सकता है। अगर इसको एडमिशन चाहिए तो इसको कहाँ मिलेगा, मैं ओपन स्टेट कोटा से बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो ओपन स्टेट कोटा वाले लोगों का लिए ये होता है कि अदर स्टेट वाले हैं अगर आप, तो आपका रिजर्वेशन लगता नहीं होगा आई थिंक। जेई मेंस है, हालांकि ऑल इंडिया रिजर्वेशन चलता है इधर। बस ये है कि 50% राज्य के लोगों को देनी है हमें। अगर 100 हमारे पास क्लासरूम में अगर 100 डेस्क की सीटें हैं, मतलब 100 सीटों पर बैठाकर हमें पढ़ाना है उनको ये कोर्स, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं
तो उसके लिए करेंगे क्या, अगर 100 सीट है तो 50 अपने राज्य के लोगों को देंगे, 50 बाहर वालों को दे देंगे। मान लीजिए ये अर्पित जो है ये राजस्थान से जा रहा है उधर, तो ये बाहर वाला हुआ कैंडिडेट, तो मतलब बाकी बची 50 में से इसको सीट मिल सकती है। लेकिन इसके जो नंबर बने हैं परसेंटाइल, वो इसकी इतनी इस तरीके की परसेंटाइल है। इसकी रैंक जो बनी है 44,000 है ना। और जनरल ईडब्ल्यूएस की भी आप देख सकते हैं। तो अगर अदर स्टेट में बताऊँ, ये ओपन रैंक बताई गई है, ये जनरल से रैंक बताइए, आप देख सकते हैं। ये देखिए कट ऑफ दो ओपन कैटेगरी, ठीक है भाई। तो ये ओपन कैटेगरी की रैंक बताई है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप देखेंगे तो 2023 यानी पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग रैंक क्या थी, मतलब लास्ट इन्होंने अपने वहाँ एडमिशन कर दिया, किस रैंक पर एडमिशन क्लोज करा अपने कॉलेज में, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आप देखो भाई 2023 वाली डिटेल्स के हिसाब से आप देखोगे तो लास्ट एनआईटी ने जिसको एडमिशन दिया है ना ओपन रैंक से, ओपन रैंक से जिस भी एनआईटी ने अपने वहाँ पर एडमिशन दिया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको लास्ट एनआईटी सिलचर ने एडमिशन दिया है 25,000 रैंक पर। मतलब एनआईटी सिलचर भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब आप एक लोएस्ट कैंडिडेट में आ रहे हो, आप देख सकते हैं। यानी आपको एनआईटी सिलचर तो मिलने से रहा, मतलब कोई भी एनआईटी आपको नहीं मिलेगा आपकी रैंक से। सिलचर भी आपको 24,000 पे मिल रहा था ओपन में, मतलब आपको सिलचर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस से आप जाते हो तो आप मान सकते हैं कि आपको सिलचर भी मिलेगा और लास्ट के 2-4 एनआईटी वगैरह मिल जाएंगे ओपन अदर स्टेट क्राइटेरिया से, समझ रहे हैं। तो ये है इनका पूरा सीन। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में भी आप देखोगे तो ओपन से मैं ओपन से बता रहा हूँ भाई मेरे, आप जनरल अपनी अपनी कैटेगरी वाइज अलग से देखना। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि आपके ईडब्ल्यूएस से आपको जरूर एनआईटी मिलेगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, नीचे का कोई एनआईटी आपको इस रैंक पे जरूर मिलेगा। हाँ लेकिन टॉप का नहीं मिलेगा, टॉप आप मत देखो, टॉप आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। एनआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको बता दूं इसके अंदर आप देखोगे तो 33,000 पर भी कैंडिडेट को एडमिशन मिला है लास्ट, यानी आपको इधर तब भी नहीं मिलेगा, आपकी रैंक 44,000 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप एनआईटी सिलचर आपको मिल जाएगा। एनआईटी सिलचर में आप चले जाना, आपको सिलचर जाना होगा एनआईटी में, वहाँ आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद के तो सारे कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो अर्पित के हिसाब से मैंने सारे रिजल्ट आपको बताए हैं, कहाँ एडमिशन मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा। हर कोर्स का आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। इस बार का यही था, ये 23 के हिसाब से बताया, इस बार का ना कोई अभी निकला नहीं है भाई। आप खुद बताओ, अभी तो एडमिशन चालू नहीं हुए, काउंसलिंग चालू नहीं हुए, तो मैं कैसे आपको बता दूं कि आपका कितने रैंक पर क्लोज होगा। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में देखो तो एनआईटी सीएसई लोगों को मिला भी है, तो वो ज़्यादा रैंक वालों को नहीं मिला। 3-4-5 हज़ार पे वो लोग क्लोज कर देते हैं, आप खुद देख लो। 24,000 पे उन्होंने ए आई आर पर क्लोज कर दिया था लास्ट एनआईटी ने, ठीक है। यानी अगर आप एक 24,000 रैंक के बीच में आते हो तो आपको कोई ना कोई एनआईटी सीएसई से मिल ही जाएगी, ये आप मान लो, ठीक है। बाकी वीआईटी पिलानी वगैरह आप जा सकते हो। तो ये पूरा रिजल्ट आपका डिस्कस हो गया, सब कुछ डिस्कस कर दिया। कोई डाउट वगैरह हो बताएं कमेंट में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नए टॉपिक्स बताएं। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।